फिर गर्दन, पीठ, सीने पर 21 बार चाकुओं से ताबड़तोड़ वार। बेसुध बेजान पड़े शरीर पर 5 बार पत्थर से प्रहार। 16 साल की लड़की के शरीर पर 3 बार लात से वार। लड़की मर गई। कातिल सीना चौड़ा करते हुए फरार हो गया। 45 मिनट तक लड़की का शव वहीं पड़ा रहा। तब पुलिस आई। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में यह वारदात हुई। ये सब कुछ कैमरे में दर्ज है। वारदात क्यों हुई, इसकी तफ्तीश बाकी है। पुलिस ने बताया, दोस्ती टूटने से नाराज सरफराज के 20 साल के बेटे साहिल ने 16 साल की साक्षी की हत्या कर दी। That is multiple times. It must be more than 20 times, I assume. साक्षी की मां इनकार करती हैं कि उन्हें साक्षी और साहिल की दोस्ती के बारे में कुछ पता था। ये बताया गया कि साहिल के घर पे ही रहती थी साक्षी। साहिल के घर पे नहीं, उसके घर पे रह रही है। वो नीतू नाम की लड़की है, उसके घर पे रहती थी। क्या करते थे साहिल, क्या करते थे? हमें नहीं पता सर। ये साहिल के बारे में हम अभी आज सुने हैं। पहले कभी जानते थे साहिल को? हम नहीं जानते। घर आए आपके? नहीं, हम नहीं सुने। वैसे आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने 18 घंटे के अंदर बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। सियासतदानों ने तो ऐसी शर्मनाक घटना पर भी अपनी सियासत के दांव खोज लिए। एक गुट के मुताबिक ये लव जिहाद हो सकता है। मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। हत्यारे के हाथ में दावा हुआ कि कलावा है, तो दूसरे गुट के लिए ये सियासत भर है, एलजी की नाकामी है, पुलिस की कमजोरी है और कांग्रेस राज की शीला दीक्षित वाली लाचारी भी। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा ऐसे निर्दयता के साथ? जब से आप एलजी बने हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है रोजाना 2 बलात्कार दिल्ली के अंदर हो रहे। बताइए आप क्या कर रहे हैं? आपको नींद कैसे आ रही है? साक्षी मर गई। अब साहिल से पुलिस की पूछताछ होगी। उधर अस्पताल में साक्षी का पोस्टमार्टम होगा, दाह संस्कार होगा, महिला सुरक्षा की बातें होंगी, दावे और दलीलें होंगी। लेकिन क्या बदलेगा? क्या फिर कोई साक्षी गलियों में ऐसे ही चाकुओं से गोद कर नहीं मारी जाएगी? क्या ये बदल जाएगा कि जब एक नाबालिग बेटी को गलियों में एक हैवान चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके मारता रहेगा, तो उसके आसपास ऐसे लोग नहीं टहल रहे होंगे जैसे पार्क में सैर कर रहे हों? दिल्ली में हुई इस बेहद दर्दनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक घटना में सिर्फ एक नाबालिग बेटी का कत्ल नहीं हुआ। इंसानियत मरी, इंसानियत का एक बाल मरा। शाहबाद डेरी की इस गली में रहने वालों का ज़मीर भी मर गया। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। दिल्ली में हुई इस विभत्स घटना की जितनी जिम्मेदार पुलिस, कानून व्यवस्था, राजनीति और राजनेता हैं, उससे जरा भी कम जिम्मेदार ये सिविल सोसाइटी नहीं, जो अधिकारों के दावे करती है, कर्तव्य के वक्त इंसानियत भूल जाती है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कपिल मिश्रा जी, विभत्स ये पूरा का पूरा मामला है, लेकिन इसमें भी आप लोगों को लव जिहाद नजर आ रहा है, क्यों? देखिए, विभत्स है, दर्दनाक है, भयानक है, असहनीय है, आक्रोश होना चाहिए। लेकिन क्या सच बोलना बंद कर दिया जाए? क्या सच के बारे में चर्चा करनी बंद कर दी जाए? क्या ये पहला इस प्रकार का मामला है? क्या अभी जो फोटो आई है साहिल की, उसके हाथ में कलावा दिखता हुआ भी आंखें बंद कर ले, जमीन में रेत में अपनी गर्दन गाड़ के बैठ जाएं? क्योंकि अगर बोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा। इसीलिए हम श्रद्धा को भी खो दें, अंकिता को भी खो दें, साक्षी को भी खो दें, निकिता तोमर को भी खो दें और एक के बाद एक हमारी बेटियां चली जाती रहें। इसमें पुलिस ने तो 18 घंटे के अंदर पकड़ लिया, लेकिन क्या जिस प्रकार से ये मार रहा था, ये बिना ट्रेनिंग के मार रहा था? आफ्ताब ने जिस प्रकार से मारा और बाद में हंसते हुए निकला, बिना ट्रेनिंग के मार पाया था क्या? अभी तो श्रद्धा की मृत्यु हुए 1 साल ही हुआ है और हम एक के बाद एक कितनी मौतें देख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अपराध पे चर्चा ना करें, लेकिन आप इसको आइसोलेटेड क्राइम अगर मानेंगे तो समाज के तौर पर और अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा अपराध करेंगे, बहुत बड़ा अपराध करेंगे अपनी बेटियों के साथ, अगर इसकी जड़ में नहीं जाएंगे। इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी। पर कलावा है, इसलिए लव जिहाद का मामला है। क्यों है कलावा? साहिल की पिछली 3-4 पीढ़ियों में तो किसी ने कलावा नहीं बांधा होगा। क्या मोहम्मद सरफराज जो साहिल का बाप है वो कलावा बांध के घूमता था, तिलक लगा के घूमता था? साहिल ने कैसे बांध लिया कलावा? क्यों बांध लिया कलावा? इस तरह की भी तो खबर निकलकर सामने आई। मैं यही कहना चाहता हूँ, रिश्ते थे क्या? रिश्ते के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि लड़की ने मेन इतनी विभत्स ये घटना है
क्या इसको एक सांचे में बांधकर या दूसरे पर ठीकरा फोड़कर बिल्कुल इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपराध की भी जांच होनी चाहिए और अपराध के पीछे अगर कोई है तो वो भी नहीं छूट जाए। ऐसा ना हो कि हम अपनी शर्म में, अपने लिहाज में, अपने इस नकली सेकुलरिज्म के लबादे में बेटियों को मरने के लिए छोड़ दें। अगर ये एक आइसोलेटेड क्राइम है तो उसका तो अपराधी पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसको पकड़ के हम इसके मास्टरमाइंड के बारे में सोचना बंद कर दें। किसने सिखाया इसको कि कलावा अपने हाथ में बांध लो? और क्या ये पहली घटना है? मैं ये कहना चाहता हूं, आप भारत की बात छोड़ो, क्यों ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले महीने एक कानून बनाया, उनके होम मिनिस्टर ने कानून बनाया कि ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ एक्शन लेंगे, और वहां पर डेथ पेनल्टी की बात हो रही है, क्योंकि वो भी ये बात बोल रहे हैं कि झूठ बोल के पहचान छिपा के लड़कियों को। तो सुनिए एक सेकंड, यहां पर खाली ब्लैकमेलिंग का भी मामला हो सकता है, वीडियो बना के मजबूर करने का भी मामला हो सकता है। लड़की हां कर रही है तो भी मारी जा रही है, लड़की मना कर रही है तो भी मारी जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, संवेदनशीलता के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हर एंगल से जांच हो, कोई एंगल छूट ना जाए। आज एक बेटी की जलती हुई चिता अभिशाबाद डेयरी में श्मशान घाट में उसका पिता 16 साल की बिटिया को उसका अंतिम संस्कार कर रहा है। ऐसे और पिता ना हो, इसके लिए गहराई से सोचा जाए। किसी चीज को अनछुआ मत कर दो, अछूत मत बनाओ कि चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की भी तो जिम्मेदारी तय की जाएगी ना। राजधानी दिल्ली में अगर लगातार इस तरह के मामले बढ़ेंगे तो क्या ये दिल्ली पुलिस का फेल्योर नहीं है? सवाल का जवाब आप दीजिएगा अलका लांबा जी, लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए कपिल मिश्रा जी को इसमें केरला स्टोरी दिखाई दे रही है कि मासूम बच्चियों को फंसाया जा रहा है कलावा पहनकर, इस वजह से यह हाल है और इसको रोके जाने की जरूरत है। अलका लांबा जी। चित्रा जी, भारत की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली ये घटना है। 35 बार बताते हैं चाकुओं से वार किया, दम नहीं तोड़ा तो पत्थर से सर कुचल दिया। बात है कि अपराधियों के हौसले बुलंद कैसे हैं, किनसे ताकत मिल रही है इन्हें। 16 साल की नाबालिग बेटी है साक्षी, जिसका अभी आप जिसपे आप चर्चा करा रही हैं। साक्षी मलिक भी बैठी हुई है जंतर मंतर पर। यौन उत्पीड़न के आरोपों में पोक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज है। न्याय नहीं मिलता तो ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। ताकत कहां से मिलती है? ब्रजभूषण शरण जैसों से ताकत अपराधियों को मिलती है। क्या आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कानून और कुछ भी? देखिए कितनी ताकत। और बेटी साक्षी मलिक के अपराधी घूम रहे हैं संसद में, आप क्या हैं, है ना? और इसमें जब आप सांप्रदायिकता, लव जहाद, कश्मीर फाइल, केरला फाइल लाते हैं तो स्वाभाविक है कि देश के गृह मंत्री जिनकी जवाबदेही बनती है उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की जाती है कि मुद्दा पुलिस कानून व्यवस्था पर सवाल ना खड़े करें। मुद्दे में गृह मंत्री से सवाल ना पूछे कि देश भारत की राजधानी दिल्ली, बेटियां बचाओ का बात था, हौसले बुलंद कैसे हैं, कब न्याय होगा। बचाने के लिए सांप्रदायिकता रंग दे दीजिए और बचा ले जाइए, और पूरा ध्यान अपराध से हटाकर, अपराधियों से हटाकर उन्हें बचाते हुए ध्रुवीकरण कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टैंड है कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, हिला देने वाला अपराध है। देश की बेटी साक्षी मलिक हो या ये साक्षी हो, न्याय होना चाहिए। ठीक है, डर होना चाहिए। कपिल मिश्रा जी, इस पे आप जवाब दे दीजिए। उनकी बात तो महत्वपूर्ण है ना। दिल्ली पुलिस को ऐसे क्लीन चिट तो दी नहीं जा सकती, और दिल्ली पुलिस की ओर से भले ही कहा जाए कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, ये है वो है, दिल्ली पुलिस का एक इकबाल भी तो होता है। अगर इस तरह की खबरें लगातार, और श्रद्धा मर्डर मामले में क्या आफ्ताब को उसके किए की सजा मिल पाई है? मैं तारीख बता देती हूं। यही मई का महीना था, 1 साल पहले 18 मई को उसके टुकड़े टुकड़े किए गए थे। अब 1 साल हो गए और अब जाकर 9 मई 2023 को आफ्ताब की हत्या पर आरोप तय हुए हैं और अब उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। ये कब तक मुकदमा चलता रहेगा? बिल्कुल सही बात है चित्रा जी। और बोले कपिल मिश्रा जी। अब ये कपिल मिश्रा जी से सवाल है, नहीं, दिल्ली पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? डेफिनेटली चित्रा जी, और मैं खुद गया था, श्रद्धा के घर भी गया था, श्रद्धा के पिता से भी मिला, श्रद्धा के जिन जंगलों में श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया गया था वहां भी गया, दुमका भी गया, अंकिता के यहाँ, निकिता तोमर फरीदाबाद उनके यहाँ पर भी गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस प्रकार के पीड़ित परिवारों से लगातार संपर्क में हूं, उनसे मिलता रहता हूं, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप इसको एक आइसोलेटेड क्राइम मत मानिए, इसकी गहराई से जांच होने दीजिए। उससे बचने की, बचाने की, संवाद से भागने की, इस विषय पर चिंतन करने से भागने की कोई जरूरत नहीं है। और बिल्कुल सही बात है जो अलका लांबा जी ने बोला। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये, क्योंकि ये साक्षी का हत्यारा साहिल है, ये साक्षी मलिक के वहां पर प्रियंका गांधी पहुंच गई, इसके यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचेंगी? क्योंकि वो हत्यारा साहिल है,
उधर वोट बैंक खराब होगा। लेकिन आज इस तरह की बातें करने का दिन नहीं है। कन्हैया लाल जी के घर पे नहीं गए, लेकिन हाथरस में पहुंच गए। तो राजस्थान में अपराध हो तो नहीं जाना है, तो यूपी में कुछ हो जाए तो जाना है। तो ये मैं कहता हूं, आज राजनीति मत करो। आज राजनीति करने का दिन नहीं है। आज आपने इसको एक धरने प्रदर्शन से एक बेटी की हत्या को जोड़ने का पाप मत करो। आज राजनीति का दिन नहीं है। आज गहराई से अभी अंतिम संस्कार हुआ है उसका, अभी आप इसको एक सड़क छाप आंदोलन से एक राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ के दोनों की तुलना करके कितने हल्के में ले रहे हैं एक बेटी की हत्या को। एक हल्के में ले रहे हैं आप एक बेटी की हत्या को। आप इसको जंतर मंतर के आंदोलन से जोड़ के इतने हल्के में लेंगे एक बेटी। वो राजनीतिक आंदोलन है, राजनेता बैठे हैं, भाषण दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं राजनीति के, और यहाँ पे एक बेटी चली गई। मत करो, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप मत करो। एलन राव साहब, आपके पास आते हुए, देखिए ये इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति बेटियों के मुद्दे पर भी जाती नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही यहां पर खत्म हो जाएगी। उसका इकबाल खत्म होता हुआ क्यों नजर आ रहा है राजधानी दिल्ली में। अपराधियों के हौसले इस तरह से बुलंद हो गए। ये अलग बात है कि 18 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन आरोपी को पकड़कर आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हैं। घटना होने से रोकने की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की है, जिसमें वो नाकाम हो रही है। एलन राव जी, देखिए चित्रा जी, ये बहुत जघन्य अपराध है और मैं समझता हूँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम की कैटेगरी में आता है। जिस ढंग से इस ब्रूटल मर्डर को अंजाम दिया गया है, नो डाउट इसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि इसको प्रिवेंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, हो सकता था या नहीं हो सकता था। इसमें देखने वाली बात है कि इसके बारे में पुलिस को पहले खबर थी या नहीं थी कि क्या इनके आपस में क्या संबंध है और किस प्रकार से इनके संबंध बिगड़े जा रहे हैं, या कोई ऐसी रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, ये जो अपराधी है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था कि नहीं था, उसके बाद इसका अगर कोई प्रीवियस रिकॉर्ड था तो इसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, ये पुलिस की जिम्मेवारी है। साथ साथ पुलिस ने डेफिनेटली इस केस को बड़ी जल्दी पकड़ लिया है, 48 घंटे से पहले 18 घंटे में पकड़ लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुलिस ने बड़ी चुस्ती और फुर्ती के साथ में इसको जल्दी से जल्दी बुलंदशहर से लाकर पकड़ लिया है। साथ साथ पुलिस की अब यह भी जिम्मेवारी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द अच्छे तरीके से करके जल्दी से चालान इसका कोर्ट में भेजे, ताकि ट्रायल जल्दी करे, और ट्रायल कराने के बाद में इसमें सख्त से सख्त, यानी कि इस केस में मर्डर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर केस है, इसमें फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है दिल्ली पुलिस के इकबाल का, नहीं होनी चाहिए, लेकिन सजा कब होगी? वीडियो हमारे सामने है, तस्वीरें हमारे सामने है। अगर एक आफ्ताब के मामले में और श्रद्धा के मामले में 1 साल लग जाते हैं, अब जाकर उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, कब होगी फांसी उसको? परिवार के लोग श्रद्धा के एक एक दिन तिल तिल करके मर रहे होंगे, ये देखते हुए कि दिल्ली पुलिस की जांच कितनी सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ी है। इसी वजह से ये सवाल है। लेकिन जरा जो पड़ोसी हैं उनकी ओर से दिल्ली पुलिस के रवैये पर क्या बयान दिया गया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पड़ोसियों का यह कहना है कि दिल्ली पुलिस तो उस गली में कभी आती ही नहीं और इसी वजह से अपराधियों के हौसले वहां पर बुलंद है। सुनिए। पड़ोस में आए दिन ऐसे हो रहे, यहाँ कोई कानून नहीं है बदमाशों के लिए। पुलिस नहीं आती है। पुलिस का बुला तो पहले आपके आगे सामने करेगा। मान लो मेरे कोई तकलीफ है, मैं कंप्लेन करी तो वो चीज आके देखो ना कि हमें खड़ा कर देगा, आप चले जाओगे, हमें तो मार देगा जान से। तो हम डर के मारे इसलिए नहीं बोलते हम लोग। क्या पुलिस आती है, पेट्रोलिंग होती है? नहीं जी, बहुत देर में आती है। 10 बार कंप्लेन करो तो एक बार आती है, तब होगी, उससे पहले नहीं होती है। जो बचाने जा रहा था उसको भाई को मार रहा, बोला कि जो आएगा बचाने भाई तही को मार दूंगा। एलन राव साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस का भरोसा ही नहीं है लोगों के भीतर, तो वो क्या रोकने जाएंगे? उनको बेटर रहेगा कि अगर हमने रोकने की कोशिश की, उल्टा कहीं हम ही ना फंस जाएं। और दिल्ली पुलिस तो उधर जाती तक नहीं है। एलन राव साहब जी चित्रा जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहाँ पुलिस की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पर कमी है पुलिस की। मैं समझता हूँ पुलिस का जिम्मेवारी है कि अपने क्षेत्र में अपना इकबाल कायम रखें, वहां पर प्रेजेंस रखें और ऐसे लोगों पर नजर रखें जो आदमी अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और ऐसे लोगों की के बारे में खबर देना भी पब्लिक की काम है। और पब्लिक अगर ऐसे लोगों के बारे में बात करती है, बताती है पुलिस को, तो पुलिस की ड्यूटी है कि उसके बारे में सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे ताकि कोई अपराध होने से बचाया जा सके। साथ साथ पुलिस की यह भी जिम्मेवारी है कि जो कोई खबर दे रहा है तो उसका नाम सीक्रेट रखे ताकि उनको कोई डर ना लगे। जैसे इस केस में बहुत से लोगों ने सामने आने से इससे शायद नहीं समझा होगा कि अगर मैं सामने इस्तेमाल करते हैं कि न्याय देर से मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर ही होता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें अभी भी न्याय का इंतजार है, सालों सालों से मामला अटका हुआ है। अगर डर है पब्लिक को तो डेफिनेटली पुलिस का जो इकबाल है वो कायम होना चाहिए, पुलिस का फेथ पब्लिक में होना चाहिए। ये पुलिस को इंश्योर करना चाहिए, उसके सीनियर अफसर्स के लेवल को सोचना चाहिए और
खास तौर से थाने के एसएचओ, बीट और डिवीजन स्टाफ को भी ये देखना चाहिए कि वो उनकी प्रेजेंस वहां रहती है कि नहीं रहती। पुलिस का डर अपराधी के दिमाग में रहना चाहिए और पुलिस के बारे में सिंपैथी और शरीफ आदमी को पुलिस का डर नहीं रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। अपराधी को डर लगना चाहिए कि यहाँ पुलिस आ रही है और मैं क्राइम करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन वैसा होता हुआ राजधानी दिल्ली में नजर तो नहीं आ रहा है ना सर, यही तो बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस का जो इकबाल है वो उस तरह से बुलंद क्यों नहीं नजर आता है और अपराधियों के हौसले राजधानी दिल्ली में इस तरह से बुलंद क्यों हैं? कई लोग तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल भी देने लगे हैं दिल्ली पुलिस को। डॉक्टर संदीप वोहरा जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि सिविल सोसाइटी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, एक बार जरा फुल फ्रेम में पूरी तस्वीरें दिखाइए और ये देखिए एक एक करके 1 2 3 4 5 ऐसे कुल 13 लोग एक से दूसरी जगह जाते हैं और आरोपी साहिल एक के बाद एक लगातार 21 बार उस लड़की को गोद रहा होता है, फिर पत्थर बड़ा सा उठाता है, उसके सर पर वार करता है, उसके बाद एक बार वापस जाता है, फिर दोबारा वहां पर आता है और फिर जूतों से उसे मारता है। और वहां से गुजर रहे लोग किस तरह से तमाशबीन बने हुए हैं, किसी ने प्रयास तक नहीं किया। संदीप वोहरा जी, क्या चल रहा होगा इन लोगों के दिमाग में? एक लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कई बार तो भगवान के डर से लोग इस तरह से रोकने का प्रयास करते हैं कि उस लड़की के साथ हो रहा है, कल को हमारी बच्ची के साथ होगा तो कौन आएगा सामने? लेकिन यहां पर सब के सब तमाशबीन बने हुए हैं। देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा है और जो हम विजुअल्स में देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है और इसमें जो जिस तरीके से वो व्यक्ति का लड़का ये कर रहा है उसको देखते हुए लगता है, पहली बात उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर एक क्रिमिनल का जो स्टाइल होता है या एक वो व्यक्ति जो पहले इस तरह के काफी इस तरह की हरकतें कर सका है, कुछ ऐसा है। उसके बाद वो जाकर वापस आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का कॉन्फिडेंस है कि जैसे उसको कुछ कोई कहेगा नहीं, कुछ कोई पकड़ेगा नहीं। तो जैसे अभी आपने पहले बताया, जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि उनको डर रहता है, पुलिस नहीं आती। तो ये जो मॉब की साइकोलॉजी है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो इस पूरे इंसिडेंट को किस तरीके से परसीव कर रही है। एक तरफ फियर होता है, दूसरी तरफ इंडिफरेंस होता है, तीसरी तरफ ये भी होता है कि अगर वो व्यक्ति नॉन क्रिमिनल है तो इनको लगेगा अगर इसके किसी मामले में मैंने दखल दिया तो मेरा ही मर्डर ना कर दे। तो ये कुछ भी हो सकता है और तो ये दर्शाता है कि एक तरफ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि इंडिफरेंस देखा गया और ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दर्शाता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज है जिसमें हर कोई अपने के बारे में सोचता है और जो दूसरा का कोई मर रहा है तो उसको छोड़ देता है। बहुत दर्दनाक सा ये जो मर्डर किया गया, इसमें लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आपको समझना चाहिए कि कल को आपका अपना कोई सगा भी वहां पे हो सकता है। बहुत शर्मनाक ये मर्डर जिस तरीके से हुआ, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत शर्मनाक। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी सोसाइटी के लिए शर्मनाक है। और जो 13 लोग उधर से गुजर रहे हैं, क्या उनके भीतर की इंसानियत मर चुकी थी? क्या उनके अपने परिवार से अगर कोई होता तो इसी तरह से वो वहां पर टहल रहे होते? कोई भी बेचैनी किसी के भी भीतर उस तरह से नजर क्यों नहीं आई? सीसीटीवी कैमरे को मैंने गौर से देखा है, किसी के भीतर भी उस तरह की इंसानियत जिंदा नजर नहीं आती है। आपके घर की अगर वो बच्ची होती तो भी क्या आप ऐसा ही करते? लेकिन बड़ा सवाल कपिल मिश्रा जी, जो संदीप वोहरा जी यहां पर खड़े कर रहे हैं, घूम फिरकर मामला दिल्ली पुलिस के ऊपर आकर टिक जाता है कि अगर हमने रोकने की कोशिश की फिर हमारा साथ कौन देगा? अगर वो अपराधी है तो कल के हमारे परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। नहीं चित्रा जी, देखिए हम पुलिस के ऊपर सवाल उठाए और 13 लोगों के सामने क्या करेगी पुलिस अगर पब्लिक के? और ऐसा ही पिछले महीने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दयाल जी को चाकुओं से मारा गया, इसी दिल्ली के अंदर पब्लिक के सामने मार दिया गया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतनलाल जी गोली से मारे गए। दिल्ली पुलिस के ही कांस्टेबल मेधालाल जी के गोली लगी जहांगीरपुरी में। कितने दिल्ली पुलिस के जवान, हम दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे उनके जवान अपनी जान की बाजी लगाकर यहां पर शहर को चला रहे हैं। मैं ये कहता हूं 18 घंटे के अंदर इस अपराधी को पकड़ा है, एक बार 2 शब्द पुलिस के लिए नहीं बोल रहे हैं। श्रद्धा को आफ्ताब अपने घर के अंदर काट के फेंक देता है। दिल्ली पुलिस ने अभी चार्जशीट करी है, लेकिन मैं ये कहता हूं इस मामले में सामने वीडियो दिख रहा है, हत्यारा सामने, गवाह सामने है, हथियार सामने है, बंदा पकड़ा जा चुका है। मैं मानूंगा दिल्ली पुलिस की फेलियर अगर ये 100 दिन के अंदर इसको सजा नहीं दिलाते तो, तब मैं मानूंगा कि फेलियर है। लेकिन हम ये बोले कि इस प्रकार का अपराध हो गया, हम पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दे, वो पुलिस जो अपनी जान की बाजी लगाकर दिल्ली को चला रही है। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है शहर के चित्रा जी? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जान की बाजी लगाना काम है, लेकिन एक सेकंड, दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान अपनी जान क्यों गवाए?
दिल्ली पुलिस का इकबाल रहना चाहिए ना कि दिल्ली पुलिस के किसी भी व्यक्ति या किसी भी इस तरह के अधिकारी के ऊपर हथियार उठाने से लोग बचे। कैसे रहेगा इकबाल? चित्रा जी कैसे रहेगा? नहीं, कैसे रहेगा इकबाल? दिल्ली पॉलिटिक्स होती है। मैं पूछना यूपी का एग्जांपल सामने है ना, यूपी में अपराधियों को लेकर किस तरह की लगाम कसी गई है। मेरी एक बात सुननी पड़ेगी आपको। मेरी लाल किले पे चढ़ जाते हैं पुलिस वालों को मारते हुए, पुलिस वाले को हाथ पीछे बांधने पड़ते हैं, जंतर मंतर में घेर देते हैं पुलिस वाले को मारते हुए, दिल्ली के बॉर्डर बंद कर देते हैं। आप दिल्ली की पुलिस के ऊपर सवाल उठाने से पहले उन अपराधियों से सवाल उठाओ जो रोज जंतर मंतर को, टीकरी बॉर्डर को, ये लाल किले को बंद करके दिल्ली के अंदर आधी पुलिस को तो इनके पीछे भागना पड़ता है जो दिल्ली में रोज तमाशा करते हैं नकली आंदोलनों का, दिल्ली के बॉर्डर बंद करके बैठे हुए होते हैं। आधी दिल्ली पुलिस कहां पे खड़ी है? ये सवाल उन लोग जो आज दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने का काम, उसका सिर झुकाने का काम कर रहे हो और अपराधियों को बढ़ाने का काम कर रहे हो। बोलो ना इस साहिल के खिलाफ, बोलो आफ्ताब के खिलाफ बोलो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। फिर बोलने से क्या होगा? बोल दिया मैंने, ठीक है। साहिल ने साक्षी का नहीं, एक सेकंड, बोल दिया, सबने बोल दिया कि इसने, साहिल ने साक्षी का मर्डर किया, ठीक है। आप कह रहे हैं लव जिहाद है, चलो इसको भी मान लिया। इसके आगे क्या? तो इसके आगे जांच मिलेगी? कैसे जांच कब तक चलेगी? चित्रा जी आपने मान लिया, बुलंद क्या होगा? ये लोग मैं तो एक साल पहले आफ्ताब वाले मामले का एग्जांपल दे रही हूँ, नहीं बचा सकते हैं आप। अपने पैनल दिल्ली से पुलिस का एक इकबाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यूनिफॉर्म पहले किसी सिपाही या फिर किसी भी पुलिस वाले के ऊपर किसी का हाथ उठे और ना इस तरह से कोई लड़की मारी जाए। पीछे नेता दिल्ली पुलिस का इकबाल होना चाहिए। हाथ उठाने वालों के पीछे नेता खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? तो नेता खड़े हैं, लाल किले पे जो लोग चढ़े उनके पीछे नेता खड़े हैं, नहीं खड़े हैं? तो करिए ना कार्रवाई, करिए ना कार्रवाई। नेता इस देश से, समाज से ऊपर थोड़ी ना हो सकता है। नेता को तो समाज ही चुनता है ना, नेता बड़ा थोड़ी ना हो सकता है इस देश से। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया, ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे तो साक्षी, श्रद्धा, ऐसी ना जाने कितनी बिटिया जाएंगी। पुलिस को रोका जाए? कैसे रोका जाए पुलिस को? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस पे सवाल उठाने से पहले अपराध की डिटेल में चर्चा समाज में होनी चाहिए। संवाद से मत भागिए, चर्चा से मत भागिए। बेटियों के साथ अगर सुनियोजित पाप हो रहा है तो उसके बारे में एक बार खुलकर, जो बेटियां पीड़ित हैं लव जिहाद की, उनको बैठाइए, चर्चाओं में, संवादों में उनके मुंह से सुनिए उनके साथ क्या हुआ है। तब होगा जन जागरण, तब आएगी अवेयरनेस, तब एक बेटी 2 बार सोचेगी कि कहीं मेरे साथ झूठा कलावा, झूठा तिलक लगा के तो नहीं बैठा। लेकिन नकार देंगे, चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, पुलिस पे, इस पे, उस पे, नेताओं पे गाली देते रहेंगे और बेटियां लव जिहाद का शिकार होती रहेंगी। मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, गंभीर विषय है, छोटी चर्चा, इसके ऊपर इल्जाम मत लगाइए। लव जिहाद पे गंभीरता से संवाद, राष्ट्रव्यापी चर्चा देश में करने का समय आ गया है। मत भागो इस चर्चा से, रोज एक बेटी को खो रहे हैं, पूरे देश में खो रहे हैं। ठीक है, संजीव कौशिक जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी, दिल्ली पुलिस ने भी तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर रखे हुए हैं, क्या वो सिर्फ शोपीस बने हुए हैं, कत्ल हो जाए उसके बाद वीडियो देखने के काम आएंगे, या सीसीटीवी की निगरानी के लिए भी लोगों को लगाकर रखा गया है, या सिर्फ ये एक खाना पूर्ति है? देखिए ट्रांसफर का काम बेटियों के मामले में नहीं हो सकता सर। चित्रा त्रिपाठी बोल रही हूँ स्टूडियो से, बताइए। अच्छा, देखिए चित्रा जी, मेन बात यह है कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो वो जिसके अधीन आता है वो बिल्कुल निरंकुश बन के बैठा हुआ है, वो दूसरी राजनीति में व्यस्त है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस, जिसे सबसे बेहतर पुलिस मानी जाती थी, आज इस तरह की क्यों हो गई है? दिल्ली पुलिस क्यों अक्षम हो गई है? और यहाँ पर बैठे हुए लोग, मैं सुन रहा हूँ कि लगातार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें रोटी अपनी दिखाई देती है राजनीति की। तो इन सब चीजों से अलग जिसकी जिम्मेवारी है, सबसे पहले उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। यदि इस तरह की वारदात हुई है तो निश्चित तौर पे समाज के लिए बेहतर क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? सीसीटीवी कैमरे में इतने पैसे खर्च किए गए, क्या सिर्फ इसलिए कि अपराध हो जाए, उसके बाद वीडियो सामने आए तो वीडियो हम ट्विटर पर शेयर करें और उसके बाद निशाना साधें किसी पर? क्या इस वजह से कैमरे लगाए गए हैं? अपराध होते हैं, उसको होने दिया जाता है। जो लोग कैमरे की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं वो कहां होते हैं? चित्रा जी, इसी जिम्मेवारी को निभाने के लिए दिल्ली सरकार गई थी कोर्ट में। कोर्ट ने लंबे समय तक एक रात पैदा चलते रहने के बाद में एक फैसला दिया, और उस फैसले का नतीजा क्या हुआ देख रही हैं आप। लगातार केंद्र की सरकार और केंद्र सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे जो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, वो कोई भी पॉजिटिव काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव काम का बखान करने के लिए नहीं बुलाए सर। अभी सिर्फ ये दिल्ली में बेटियों के मुद्दे में भी क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के स्वर एक नहीं हो सकते हैं? अरे आप ही लोगों के हाथ में है, जनता चुनती है आपको। किसके हाथ में है? मतलब किसके हाथ में है? क्या मतलब? आपके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है? क्या नेताओं के स्वर एक जैसे नहीं हो सकते हैं? दे दीजिए प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, फिर देखिए कैसे दुरुस्त कर देती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के हाथ में अधिकार भी नहीं देंगे, दिल्ली सरकार जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंपेंगे, फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? ये लॉ एंड ऑर्डर की बात
केंद्र सरकार के जब अधीन है तो फिर दिल्ली सरकार से क्यों सवाल किया जा रहा है? बार बार मैं यही कहता हूं कि इसी चीज के लिए दिल्ली सरकार लड़ती रही कि हमें अपना अधिकार दे दिए, ये चुनी हुई एक सरकार यहाँ पे है तो काम करने का अधिकार दीजिए। यहाँ पे बैठ करके ये लोग जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, मर्डर को मर्डर मानिए, क्राइम को क्राइम मानिए और सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कीजिए, लेकिन लगातार इसको जिस तरह से एक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है वो शर्मनाक है। यहाँ पर बैठे हुए जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बेहद शर्मिंदा, और समाज को बांटने का इनका पूरा कपिल मिश्रा जी, मैं फिर यही कह रहा हूं, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके पुलिस आपके अंडर में आने से ठीक हो जाता ना तो पंजाब बिल्कुल ठीक चल रहा होता। ये बातें यहाँ आज करने का दिन नहीं है। अभी अभी बेटी का चिता दहन हुआ है, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपकी बात नहीं काटी संजीव जी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये बातें किसी और दिन कर लेंगे, जहां पुलिस आपके अंडर में है वहां पे क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये बातें किसी और दिन कर लेंगे। अभी अभी बिटिया की चिता ठंडी नहीं हुई है, बिटिया की चिता ठंडी नहीं हुई है और आपने नकार दिया संजीव जी, आपने नकार दिया कि लव जिहाद हुआ ही नहीं है, इसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए। नकार दिया सीधा सीधा, कलावा क्यों बांध के खड़ा है? साहिल, मैं पूछता हूँ, बताओ, जवाब दो। आप बात काटिए नहीं, जरा ध्यान से सुनिए। आपने नकार दिया, अपराध के एंगल को ही नकार दिया। जांच में सबसे पहला अपराधी पकड़ने के बाद नियत, इंटेंशन, मोटिव, क्यों की गई हत्या, सबसे पहले जांच का ये उद्देश्य होता है। और आप कह रहे हैं इस एंगल से बात ही नहीं होनी चाहिए, इस एंगल से चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लव जिहाद की बात करते ही आपको आग लग गई, कूदने लग गए, चिल्लाने लग गए। क्यों नहीं होगी चर्चा? उसके हाथ का कलावा, आप मुझे ये बता दीजिए, साहिल मोहम्मद सरफराज का बेटा कलावा बांध के क्यों है? मुझे ये बता दीजिए। बताते चले, अशोक पंडित ने साहिल की तुलना कसाब से की है। कलावे को लेकर कसाब से तुलना की गई है, जिसको लगातार कपिल मिश्रा भी इस वक्त स्टूडियो में उठा रहे हैं। ये मामला अब गंभीरता आगे बढ़ता हुआ, इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता एक के बाद एक अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। कलावे को लेकर आप देखिए, कसाब से साहिल की तुलना, और ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं, दोनों की फोटो भी, चूंकि हाथ में कलावा है साहिल के भी और कसाब के भी। अलका लांबा जी, ये संयोग तो नहीं हो सकता है? कलावा बांधकर अपने आप को कुछ और साबित करने की कोशिश क्या नहीं की जाती होगी? इस बात से कैसे इनकार कर सकती हैं आप? चित्रा जी, इस देश की अदालतों में लाखों बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं। आपने दोनों सत्ताधारी दिल्ली और देश में जो है उनको उनकी जवाबदेही तय की। क्या कहा भाजपा के प्रवक्ता ने? लोगों ने इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि लोग खुद डरे हुए, सहमे हुए थे और अपनी जान बचा रहे थे। पुलिस इसलिए आगे नहीं आती। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे पुलिस की जान को खतरा है, तो गृह मंत्री जी सेना को बुला लीजिए, सेना दिल्ली पुलिस की सुरक्षा करेगी, तब जाकर कहीं दिल्ली पुलिस हमारी बेटियों की रक्षा कर पाएगी। पूर्व पुलिस अधिकारी मिस्टर राव ने कहा, देखना होगा कि इस मामले में साक्षी ने कभी पुलिस में शिकायत की या नहीं की। इस साक्षी ने की या नहीं की, हमें साक्षी मलिक का मालूम है, उसने शिकायत की पर एफआईआर नहीं होने दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता साक्षी मलिक और एफआईआर तब यौन उत्पीड़न के मामलों में ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर होती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो जब साक्षी मलिक के बहुत गंभीर मामले को बहुत छोटा राजनीतिकरण किया जा रहा है, ठीक नहीं है ये। आप एक बेटी की हत्या को अपने पॉलिटिकल एजेंडे में फिट करने की कोशिश करें। जिस मंच में प्रियंका गांधी जी ने जाके भाषण दिया उसको आप इस बेटी की हत्या से मैच करें, ठीक नहीं है ये शर्मनाक है। आप कितने हल्के में ले रहे हैं उस बेटी की हत्या को कि ये राजनीतिक मंच, राजनीतिक आंदोलन से बार बार तुलना कर रहे हो आप। एक बेटी जिसकी जान चली गई उसको अपनी पार्टी के आंदोलन से तुलना करना। ब्रिजभूषण जी और साक्षी मलिक जी, आपको उस बेटी के बारे में, हत्यारे साहिल के बारे में दो शब्द नहीं है बोलने के लिए? दो शब्द नहीं है बोलने के लिए? शर्म नहीं आती? एक पिता ने अपनी 16 साल की बिटिया की चिता को अभी अंतिम संस्कार दिया है, उसकी माँ कह रही है कि मेरी बेटी की जान चली गई। आप यहाँ राजनीति कर रहे हो, अपने राजनीतिक आंदोलन से जोड़ रहे हो, जंतर मंतर के अपने राजनीतिक आंदोलन की बात यहाँ पे करने लगे। शर्म आनी चाहिए, ये पाप है, ये पाप है। एक बिटिया जिसकी अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई है, आप उसको अपनी टुच्ची और घटिया राजनीति से जोड़ने का पाप कर रहे हैं। मत कीजिए इस पाप को, मत कीजिए इस पाप को। एक एक करके अपनी बात करेंगे, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। अलका लांबा जी, आपकी बात महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपकी बात महत्वपूर्ण है। रेसलर बेटियों वाला मामला महत्वपूर्ण है और कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सेकेंड, लेकिन अलका लांबा जी, अभी जो विभत्स हत्या हुई है उसको उससे जोड़कर कतई नहीं देखा जा सकता है। स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। स्वाति जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये टोपी ट्रांसफर का काम क्यों शुरू हो गया है?
आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, बीजेपी आप पर। कब तक चलेगा बेटियों के मामले में इस तरह का पॉलिटिक्स, इस तरह की राजनीति? क्या होना चाहिए पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को हमारे देश में डर लगता है। लोगों को लगता है, क्रिमिनल्स को स्पेशली, कि अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ कुछ भी गलत कर देंगे तो ये सिस्टम उन्हें बख्श देगा, क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। पहले अंजलि, अब ये, और बीच में हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास 6 से ज्यादा रेप केसेस आए हैं और हर दिन 2000 से ज्यादा कॉल्स महिलाओं की और बच्चियों की हमारी 181 विमेन हेल्पलाइन पे आई है। चाहे वो स्टॉकिंग का केस हो, चाहे वो साइबर बुलिंग का केस हो, चाहे वो रेप केस हो, सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, ये लड़कियां, महिलाएं चिल्ला रही हैं, दिल्ली महिला आयोग चिल्ला रहा है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल चुप बैठा है। मेरी सिर्फ एक अपील है, इस केस के बाद कितनी लड़कियां और मरेंगी तब जाके हम जगेंगे। मेरी ये अपील है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार तुरंत एक मीटिंग बुलाए, एक अर्जेंट मीटिंग बुलाए, जिसमें दिल्ली के एलजी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग को प्लीज बुलवा लीजिए। मैं बताना चाहती हूं कि क्या हाल है दिल्ली में। लड़कियां निकलती हैं सड़क पे, 16-16 साल की लड़कियों को 40-40 बार चाकू से बुरी तरीके से मार दिया जाता है, ईंटों से, पत्थरों से मारा जाता है, लोग आसपास से निकल रहे होते हैं और कोई मदद नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेप्स लिए जाएं। अगर स्टेप्स लिए जाएंगे सरकार के द्वारा तो अपने आप ही राजनीति बंद हो जाएगी, क्योंकि काम करते हुए तो दिखना पड़ेगा ना। आज क्रिमिनल के अंदर क्या मैसेज है? कुछ भी कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली में तो वैसी लड़ाई शुरू हो जाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो कैसे क्रिमिनल्स के ऊपर काबू पाई जाएगी? यही तो सवाल है ना, ये हो भी रहा है अभी। और स्वाति जी, मेरा अगला सवाल आपसे, देखिए मैंने बहुत संवेदनशीलता देखी है आपको लड़कियों के मामले में, लेकिन जरा कुछ तीखे सवाल भी हो जाए। दिल्ली सरकार को पता है कि दिल्ली पुलिस उसके अधीन नहीं है, तो बार बार ये रोना कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, ये होता तो वो हो जाता, ये तो अभी है नहीं, आगे कब होगा ये भी नहीं पता। लेकिन जो आप लोगों के हाथ में है, दिल्ली की सरकार आने के साथ ही बाउंसर्स का वादा की थी, हर जगह लड़कियों को सुरक्षा दी जाएगी, उसका वादा किया गया था। सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, लेकिन मॉनिटर कौन करता है? और इस तरह की घटना जब हो रही होती है उस समय रोकने का कोई भी प्रयास क्यों नहीं होता है? 45 मिनट के बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। दिल्ली सरकार का रोल है या फिर नहीं है, या कैमरे लगाकर छोड़ दिया गया है? जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या करता है दिल्ली पुलिस, आम आदमी पार्टी का? स्वाति जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी और आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो तीखे सवाल हैं, अगर हम दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से भी पूछे तो बहुत बदलाव हो जाएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जिस जगह की, जिस राज्य की पुलिस सुधर जाएगी, अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि केंद्र सरकार को तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के भी बहुत सारे काम है जो कि बेटर होने चाहिए। जैसे अगर आप स्ट्रीट लाइट्स की हालत देखें, रात में अगर आप स्ट्रीट लाइट्स के लिए रात में निकलते हैं तो काफी स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, तो वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे सीसीटीवी कैमरास, तो खैर हमें मानना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार ने अच्छा काम करा है। और ये वाली भी वीडियो अगर आप देखें तो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई है, जिस वजह से वो आदमी तुरंत पकड़ा गया है। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली सरकार के काम है, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस के बिना या कोई भी देश की पुलिस के बिना क्या क्रिमिनल्स के ऊपर काबू पाया जा सकता है? तो बहुत जरूरी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूं मैं कई बार टाइम मांग चुकी हूं केंद्र सरकार से इस इशू के ऊपर डिस्कशन करने की। मैं ये मानती हूं कि हर हफ्ते, आज स्थिति ये है कि हर हफ्ते दिल्ली में केंद्र सरकार को ये बैठक बुलानी चाहिए। एलजी साहब को बुलाए, मुख्यमंत्री को बुलाए, पुलिस कमिश्नर बुलाए, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बुलाए और हर हफ्ते हम बात करें। अंजलि का केस है, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके बाद अब ये केस हो गया, फिर कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती। तो कहाँ है, कौन जवाबदेही तय करेगा? दिल्ली महिला आयोग तो काम कर रहा है, हम नोटिस भी इशू करते हैं, लेकिन क्या होगा? अल्टीमेटली तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ मिलकर समन्वय नहीं बनाए। और उसमें बहुत जरूरी है कि बहुत दूर की बात आपने बोल दी। निर्भया के मुद्दे पर हम सब ने देखा था कि क्या स्थिति हुई थी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार आपस में बैठे, दोनों के बीच जब पॉलिटिक्स खत्म होगी तब तो दोनों आपस में बैठेंगी और हमला दोनों ही तरफ से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाए। और यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि बेटियों के मामले में भी इस तरह की पॉलिटिक्स आखिर नेताओं की ओर से क्यों की जाती है।
साक्षी की हत्या पर दोस्त नीतू का बड़ा बयान सामने आया है। साहिल को साक्षी 3-4 साल से जानती थी। नीतू की ओर से ये जानकारी दी गई है। कुछ दिनों से साक्षी और साहिल में लड़ाई चल रही थी। कौन है लड़का जिसने? साहिल नाम का लड़का है। साहिल नाम का। कितने दिन से इस लड़की से मिल सर मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए होंगे सर इस लड़की से। लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी, करीब 3-4 साल से। 3-4 साल से जानते थे। आपको मालूम था इसको लड़की का 3-4 साल? नहीं सर, उस टाइम तो यार मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब ये मेरे बिल्कुल क्लोज आ गई इसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। तो अगर दोस्ती थी तो इसने फिर चाकू? सर इनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात? बात ना कर रही थी। वो मेरे पास ही ज़्यादा खुश रहती थी, इसलिए मेरे पास ही थी। मुझे मिलती है बाजार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती नहीं दीदी तो आप घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। वो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, टॉयलेट जा रही हूँ मैं वॉशरूम। उसके बाद से सर वो अब वापस नहीं आएगा। नीतू को आप सुन रहे थे। कपिल मिश्रा जी बिना देर के आपके पास आते हुए। 3-4 सालों से साक्षी जानती थी साहिल को, दोनों के बीच दोस्ती भी थी। इस पे लव जिहाद। देखिए, मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि क्यों हत्या तक नौबत पहुंची। क्या धर्म परिवर्तन का दबाव था, या नीतू शादी के लिए कहने लगी थी और साक्षी शादी से ये मना कर रहा था साहिल? क्योंकि हमने निकिता तोमर के मामले में यही बात देखी। निकिता तोमर ने मना किया तो उनको गोली मारी गई। अंकिता के यहाँ पे मैं गया दुमका में, वहां पर उस बिटिया ने मना किया तो मारा गया। श्रद्धा ने भी यही कहा था कि मेरे को अब शादी करनी है। जब आफ्ताब ने, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता, तो उसने बचने के लिए अंत में मार दिया जाए, यही उसने सोचा। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता के साथ इन सभी पहलुओं की जांच भी होनी चाहिए, नियत की भी जांच होनी चाहिए, मोटिव की भी जांच होनी चाहिए। और फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि किसी भी चीज को नकारो मत। बेटियों के जीवन का सवाल है, हर एंगल को स्वीकार करो, चर्चा करो। जो एंगल सही लगे उसके ऊपर पुलिस और न्यायपालिका निर्णय लेगी, लेकिन अभी से चर्चा बंद कर दी जाए, बात ना हो, नकार दिया जाए एक पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि किसी के पेट में दर्द होता है, किसी की धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, ऐसा मत करो। बेटियों के प्राणों का सवाल है, हर एंगल से चर्चा होने दो। को जोड़कर वो कह रहे हैं हर एंगल से चर्चा हो, इसको इनकार तो नहीं किया जा सकता है, जो सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं। चित्रा जी, ये चर्चा तक रहना चाहते हैं, हम चर्चा से आगे सजा पर आना चाहते हैं। आफ्ताब का मामला 1 साल हो गया, कौन बचा रहा है? क्यों अभी तक वो हमारे बीच जिंदा है? क्यों उसे फांसी की सजा नहीं हो गई? क्यों? क्योंकि मामला फास्ट ट्रैक में नहीं है, मामला स्पेशल कोर्ट में नहीं है। मामले को जिंदा रखा जा रहा है ताकि चर्चा होती रहे उसमें। हम आज भी मांग करते हैं, साहिल वाले इस मामले में दम हो तो केंद्र सरकार को चुनौती देते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करिए और 1 हफ्ते में साहिल को फांसी की सजा दीजिए, हमारी बेटी के साथ न्याय करिए। पर एक लाइन में कपिल मिश्रा जी, हो गया ऐसा या सिर्फ चर्चा ही होती रही? नहीं, मैं भी ये बात मानता हूँ। वीडियो सामने है, सबूत सामने है, हथियार सामने है, गवाह सामने है, और साहिल फांसी पे लटकना चाहिए। अगर साहिल फांसी से बच जाता है, 100 दिन के अंदर लटका हुआ नहीं दिखता। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। यकीनन उसको उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, और इसके पीछे का सच क्या है वो भी हिंदुस्तान के देश के सामने आना चाहिए। लेकिन तमाशबीन लोगों से भी यह गुजारिश है, अगर आप डर जाएंगे तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जाएंगे। आज किसी दूसरे घर की साक्षी के साथ ऐसा हुआ, कल आपके घर में भी ये नौबत आ सकती है। इसलिए कहीं भी अगर इस तरह की तस्वीर हो तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर की इंसानियत को जिंदा रखिए।